हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज टू में स्वागत है। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का क्विज कोर्स, जिसमें आप सभी को बताएंगे क्या सेट 4 का गेस क्वेश्चंस। ठीक है, सेट 4 का गेस क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर हैं। तो हम चलते हैं पहला नंबर प्रश्न पर। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप लोग अभी तक सेट 1, सेट 2 और सेट 3 नहीं देखे हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं आप पहला नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न आ गया है। पहला नंबर प्रश्न बोला है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। तो कितनी सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं? तो आपको 3 अवस्थाएं। ठीक है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं 3 है, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या सामान्य प्रतिबल है। तो सामान्य प्रतिबल किसका है? तो ऑप्शन ए निष्पादन घटता है, ऑप्शन बी निष्पादन बढ़ता है, ऑप्शन सी निष्पादन को प्रभावित करता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये निष्पादन बढ़ाता है, मतलब वही। तो समझ गए, सामान्य प्रतिबल का एक प्रतिरूप है कि निष्पादन प्रतिरूप बढ़ाता है। चलते 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि प्रतिबल के नकारात्मक पहलू क्या है। तो प्रतिबल के नकारात्मक पहलू होता है, मतलब निगेटिव होता है, तो यूट्रेस। और यदि प्रतिबल के धनात्मक पहलू बोले तो क्या बोलना है आपको? डिस्ट्रेस बोलना है। ठीक है, तो प्रतिबल के नकारात्मक पहलू है तो यूट्रेस। चलते 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कि क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए कि सामान्य व्यवहार तथा साधारण असामान्य व्यवहार के बीच मात्रा का अंतर होता है। सामान्य व्यवहार तथा साधारण असामान्य व्यवहार के बीच मात्रा का अंतर होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है क्या सामान्य व्यवहार जब गंभीर होता है तब वह सामान्य व्यवहार से गुण से भी भिन्न हो जाता है। ठीक है, और सी दिया हुआ क्या कि असामान्य व्यवहार कभी साधारण और कभी गंभीर होता है। और ऑप्शन डी दिया हुआ क्या असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है। तो आपका 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी, असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है। तो आप लोग ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना। चूँकि आप साइकोलॉजी पढ़ने हैं तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जो कि माइंड से पढ़ने वाला है। ठीक है, आप कितनों इसको रट्टा मारिएगा या कितनों कुछ कर लीजिएगा नहीं, पर जब तक आप माइंड से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये साइकोलॉजी याद नहीं होने वाला है। और आपको ये भी बात पता हो गया होगा कि साइकोलॉजी आप क्या समझ के लिए थे और क्या हो रहा है अभी। आप जो आप अपने माइंड में रखे हुए हैं वह हमें भली भांति पता है। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में, तो वही टेंशन आपको दूर करना है। तो 5 नंबर प्रश्न क्या बोला, इनमें कौन मन स्नायु विकृति नहीं है। तो मन स्नायु विकृति नहीं है तो ए दुर्वृत्ति, बी मनोग्रस्तता बाध्यता मनस्ताप, सी चिंता मनोविज्ञान एवं सामान्यीकृत चिंता मनोविज्ञान, ऑप्शन डी दिया हुआ है मनोभाव विकृतियाँ। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ये दुर्वृत्ति ही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये मन स्नायु विकृति नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो ये सी है, याददाश्त का कमजोर होना, ये असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं। बाकी क्रोमोसोम्स असमानता, मानसिक असंतुलन और शारीरिक गठन ये असामान्य व्यवहार है। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 में बोल रहा है सामान्य तथा असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है किसका। तो सामान्य और समान और श्रेष्ठ में अंतर क्या होता है, आप मतलब कौन सा कथन वाला उसमें यही बात बोला गया है। सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में अंतर होता है तो किसका, तो ये क्रम का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा क्रम का। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में इसमें कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है। इसमें कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है। तो मानसिक दुर्बलता, ऑप्शन बी मनोविकृति, ऑप्शन सी अभियोजना की उपयुक्तता और ऑप्शन डी मन स्नायु विकृति। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा क्या कि अभियोजन की उपयुक्तता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 में बोल रहा है इनमें कौन असामान्यता के जैविक के कारण नहीं होता है।
इनमें कौन असमानता के जैविक के कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए शारीरिक संरचना, ऑप्शन बी आरंभिक वजन, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। तो आपको 9 का हो जाएगा ये आरंभिक वंचन, यही हो, ठीक है। ये असमानता के जैविक कारण नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलते हैं 10वां प्रश्न। 10 में बोल रहा है क्या ICD-10 प्रस्तुत किया? तो ICD-10 प्रस्तुत किसने किया था? तो आपको हो जाएगा 10 का क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना, WHO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, WHO के नाम से भी आप जानते हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये आप समझ लीजिए ICD क्या होता है। तो ICD एक प्रकार का रोग संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी वर्गीकरण है, ठीक है। तो यह इसमें क्या होता है, मनुष्य की रोग लक्षण ये सब का पता लगाकर उसको कोड दिया जाता है। और ये जब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1983 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, याद रख लीजिए 1983 में स्टार्ट हुआ था और 1992 में ये समाप्त हो गया था, ठीक है। और इसका क्या समाप्त हुआ था? तो ICD-10 समाप्त हुआ था, ये भी याद रख लीजिए। तो समझ गए, तो यही बात है। और एक बात, ये कोड अभी तक इसमें 4400 से ज़्यादा कोडिंग इसका अभी तक है रोग का। चलते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बोल रहा है क्या, डाउन संरक्षण एक प्रकार का रोग है। डाउन संरक्षण एक प्रकार का रोग है, तो ये मानसिकता दुर्बलता का एक प्रकार का रोग है क्या, डाउन संरक्षण, ठीक है। चलते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? स्नायु विकृति नहीं है बोल रहा है। तो दुर्गति, मनोविकलता, चिंता विकृति और बाह्य विकृति। तो ये मनोविकलता ये नहीं है, ठीक है, स्नायु विकृति मनोविकलता नहीं है। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न बोल रहा है क्या, कार्य रूप विकास संबंधित है। तो कार्य रूप विकास संबंधित है शारीरिक समस्या से, तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 14वां प्रश्न बोले, 14 में बोल रहा है क्या, चिंता विकृति के किस श्रेणी में रखा जाता है? मतलब चिंता, टेंशन, विकृति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपको क्या हो जाएगा 14 का, ये मन स्नायु विकृति, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता विकृति के रूप में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मन स्नायु विकृति में रखा जाते हैं। चलते अगले नंबर प्रश्न पे। अच्छे, आपको 13 का बताएं कि नहीं, कार्य रूप विकास संबंधित है। तो ये आपका कार्य रूप विकास शारीरिक समस्या से संबंधित है, ठीक है। 13 का ऑप्शन ए होगा। और 14 का क्या होगा? तो 14 को ये मन स्नायु विकृति होगा, ऑप्शन बी। चलते 15वां प्रश्न पे। 15 में बोला कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। एक्रोफोबिया क्या होता है? तो ये एक प्रकार का क्या होता है, आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, मतलब ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा एक्रोफोबिया। आप एक फिल्म भी देखे होंगे 3 इडियट्स, उसमें एक क्या राजू नाम का एक व्यक्ति रहता है, वह उसको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब उसको एक्रोफोबिया होता है, ठीक ना। तो मतलब वही ऊंचाई से डर लगता है, जो घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डर लगने जाता है, पानी हो जाता है उसका बॉडी, तो वही एक्रोफोबिया के निशान है। तो एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई से डरना। चलते हैं 16वां प्रश्न में बोल रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है। तो 16 का निश्चिता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलते हैं 17वां प्रश्न। 17 में बोला उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है, तो किसका लक्षण है उत्पीड़न भ्रमाशक्ति? तो ये मनोविकलता का है। 17 का ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 18 बोला है ICD-10 प्रस्तुत कब हुआ? तो ICD-10 प्रस्तुत कब हुआ? तो ये आपको 18 का इसमें क्या होगा आंसर दिया हुआ है, 1992 दिया हुआ, ठीक है। चूँकि ICD-10 प्रकाशित हुआ था 1983 से बोले थे, हमने बोला 1983 चला था, 1992 में समाप्त हुआ। लेकिन ICD-10 प्रकाशित 1992 में ICD-9 तक पहले अंत हुआ था, लेकिन 1992 में ये स्टार्ट हुआ था। ICD-10 कब प्रकाशित हुआ? तो 1992 में होगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, हम जो अगले प्रश्न बताए हैं 10वां प्रश्न में बताए थे 1983 से स्टार्ट हुआ था। तो ICD-9 स्टार्ट हुआ और ICD-10 है, ये आपको बी हो जाएगा 1992 में। चलते 19 में बोला है
कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो कैटेटोनिक किसका एक लक्षण है? तो ये मनोविदलता का एक लक्षण है, मनोविदलता का लक्षण है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 में बोला है DSM-IV TR में आयाम है। तो कितने हैं? तो ये 5 है। ठीक है, DSM में IV TR में कितने आयाम हैं? तो 5 है, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और 21 ने बोला DSM-IV प्रस्तुत किसने किया? तो ये किसने प्रस्तुत किया 21 का? तो ये अमेरिकी मनोरोग संघ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। DSM-IV जिसको TR के नाम से भी जाने जाते हैं। और मतलब किसने प्रस्तुत किया? तो अमेरिकी मनोरोग संघ के द्वारा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन काय रूप विकार है? निम्नांकित में से कौन काय रूप का विकार है? तो पीड़ा विकास, काय आलंबिक विकार और सी परिवर्तन विकार, और ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से सभी। तो आपको 22 का हो जाएगा सभी, पीड़ा विकार, काय आलंबिता विकार और सी परिवर्तन विकार। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? बुलिमिया विकार कौन है? तो बुलिमिया विकार एक तरह का क्या होता है? भोजन विकार होता है। बुलिमिया विकार एक तरह का भोजन विकार होता है, अर्थात ऑप्शन डी होगा 23 का। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 में बोला है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये मनोग्रसिता बाधिता, मतलब माइंड से थोड़ा परिवर्तन रहता है, माइंड उसका चेंज रहता है, घुमा हुआ रहता है। तो मतलब क्या, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो मनोग्रसिता बाधिता। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 21 का दूसरा नाम क्या है? तो ये डाउन संलक्षण है। ठीक है, डाउन संलक्षण प्रश्न पहले भी ऊपर भी बता चुके हैं। 26 में बोला है द्विध्रुवीय विकार के 2 प्रकार है। द्विध्रुवीय प्रकार के 2 द्रव्य है, कौन कौन है? तो 26 का हो जाएगा क्या? तो मनोग्रसिता तथा बाधिता, ये द्विध्रुवीय विकार के 2 द्रव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर। 27 में बोला बुलिमिया एक ऐसा विकृति है जिसमें क्या होता है? जो क्या लगता है? भूख कम लगता है, या प्यास अधिक लगता है, या भूख अधिक लगता है, या प्यास कम लगता है। तो इसका क्या होगा आंसर? बुलिमिया एक मतलब घूम कर खाना। तो इसमें भूख बहुत कम लगता है, जो भी खाता है घूम कर खाता है। ठीक है, तो भूख कम लगता है इसमें। तो बुलिमिया एक प्रकार का ऐसे विकृति जिसमें भूख बहुत कम लगता है। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 में बोल रहा है क्या कि इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव्य कोकेन, कॉफ़ी, स्मैक, अफीम। तो मादक मतलब कि धूम्रपान करना, ये सब पीना, ड्रिंकिंग करना, जितना भी होता है यही सब मादक कहलाता है। तो इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? कॉफ़ी एक मादक द्रव्य नहीं है। ठीक है ना। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है जो निम्नांकित में से कौन दुश्चिता विकार का प्रकार नहीं है? दुश्चिता विकार का प्रकार नहीं है। तो दुर्भीति विकार, ए ऑप्शन बी आतंक विकार, ऑप्शन सी मनोग्रसिता बाधिता विकार, ऑप्शन डी मनोविषदी आत्म विकृति विकार। तो आपको हो जाएगा क्या? मनोविषदी आत्म विकृति विकार ये किसका है? दुश्चिता विकार का प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 में बोल रहा है जो मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको ए और ये, ठीक है, रचनात्मक समायोजन और जीवन शैली के सुधार में सहायता, ये दोनों है। और यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर क्या सी होगा, मतलब ए और सी दोनों होगा। ठीक है, तो याद रखेगा मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है? तो रचनात्मक समायोजन और जीवन शैली के सुधार में सहायता होता है मनोचिकित्सा का उद्देश्य। चलते 31 प्रश्न। 31 प्रश्न में बोल रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वसा की विशेषता सूटी है।
क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता सूटी है? तो क्या होगा 31 का? तो आपको 31 का ये बी होगा, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। ठीक है, तो ये एनोरेक्सिया का एक प्रकार का रूप है और ये लक्षण है, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। 32वां प्रश्न आने से पहले बोलूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिएगा तो उससे हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, हम आपको पूरा खुल के बताते रहते हैं, तो आप लोग इतना कीजिए, बस 2 सेकंड लगेगा। हम इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो और 12th एग्जाम के लिए, लेकिन आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, तो बस क्या बनता है, तो एक शेयर बनता है। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए, यही हमको बोलूँगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, मेरे चैनल के बारे में, और उनको भी हेल्प कीजिए। और एक बात और इन्फॉर्मेशन दूंगा, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। यदि फेसबुक पेज पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर हम सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो फेसबुक पेज का नाम है धीरज स्टडीज ट्यूब, आप वहाँ जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ग्रुप पर भी आप जा सकते हैं, उसका भी नाम है धीरज स्टडीज ग्रुप, मतलब धीरज स्टडीज ट्यूब है। ठीक है, तो सबका नाम है। और यदि तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, मतलब ज्वाइन होना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं 32वां प्रश्न कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक। 33वां प्रश्न 33 में बोल रहा है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है। तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये फ्रायड से, मतलब किसने दिया था? तो फ्रायड ने दिया था। तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है तो फ्रायड से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 में बोला है कौन व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि नहीं है? तो कौन व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि नहीं है? तो आपको कौन होगा? ए क्रमिक, बी संवेदीकरण, बी इफालोसिव इकाफल्डिंग चिकित्सा, ऑप्शन सी मॉडल की तकनीक, और ऑप्शन डी उद्बोधक चिकित्सा। तो क्या होगा 34 का आपका? ये उद्बोधक चिकित्सा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 34 का? उद्बोधक चिकित्सा। चलते हैं 35 में। 35 में बोला शैवार्थिक केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रोजर्स ने प्रतिपादित किया। एग्जाम में भी आया हुआ आपका प्रश्न, शैवार्थिक केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो रोजर्स ने। अब भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। और ये आपका एक टास्क है, आपको टास्क का जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में अपने दोस्त से सहायता ले सकते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है? देखिए, अमूर्त का अर्थ समझ लीजिए कि वह दिखाई नहीं देता है, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो अमूर्त अस्थायी भाव है किसका? तो ऑप्शन ए होगा आदर, ऑप्शन बी निवास स्थान, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी क्रोध। तो आपका जवाब कहाँ देना है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो मिलते हैं अब अगले सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।